ये मार्कशीट बनी है बच्चे लोग, आप देख रहे हो? ऐसा बना लेंगे आप लोग। नहीं बना पाएंगे? हाँ, बन जाएगा। ये जो मैंने लिखा है इंग्लिश और नीचे ब्रैकेट में 35/100 लिखा है ना, दिख रहा है ना? ये लिखा है ना इंग्लिश, फिर नीचे ब्रैकेट में 35/100, एकदम ऐसे ही यहाँ लिख के दिखाइए तो फिर लिखना है, एकदम वैसे ही लिखना चाहिए। दिमाग लगाओगे तब तो कहीं नहीं लगेगा। ऑल्ट और एंटर दबाइए, ऑल्ट प्लस एंटर, कीबोर्ड पे यार, ऑल्ट प्लस एंटर। अब ब्रैकेट में लिखिए, ब्रैकेट दीजिए शिफ्ट दबाकर, शिफ्ट से राउंड वाला ब्रैकेट दीजिए, 8 अपॉन ये चीज जो आपने लिखा यहाँ पे ऐसे ऑल्ट और एंटर दबा के, ये शॉर्टकट था ना। आप डायरेक्ट लिख लीजिए मैथ 52 आउट ऑफ 150, ठीक? मैंने ऐसे लिख दिया तो ये आधा इसमें दिख रहा है ना, ये इसमें नहीं है, इसी में है। इसमें E13 में, E13 में आपको इसमें दिख रहा है। भले इसमें अगर मैं कुछ वैल्यू लिख दूं तो देखिए वो ठीक है होगा। तो आप चाहते हो कि ऐसे ऊपर नीचे हो जाए, मतलब यहाँ से अपने आप नई लाइन में आ जाए, तो ऑल्ट और एंटर दबाने के लिए मैंने बताया लिखते समय, अगर आप लिख चुके हैं तब कैसे दबाओगे? तो लिख चुके हैं तो यहाँ पे डबल क्लिक करोगे और यहाँ पे कर्सर रखकर ऑल्ट और एंटर दबाओगे, ठीक? लेकिन आप चाहो तो इसमें ऑल्ट और एंटर का लॉन्ग कट, ऑल्ट और एंटर का शॉर्टकट है ना, लॉन्ग कट, ये व्रैप टेक्स्ट, एक सेल में जब देखो छिप जा रहा है ना, तो व्रैप टेक्स्ट पे करने पे क्या हो जाता है, वो 2 लाइन में हो जाता है। मेरा छिपा हुआ है ना, देखो माइक्रोफोन छिपा है, यही छिपा है, नहीं समझे? समझ रहे हो ना? यार समझो, भले 5-10 मिनट लगा दो समझने में, वो ठीक है, लेकिन कल को ये नहीं कहना कि पता नहीं कैसे पढ़ा है, तो समझ ही नहीं है कि नहीं? ये देखो हो गया। तो इसी का ये व्रैप टेक्स्ट कमांड का शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस एंटर। ये व्रैप टेक्स्ट कमांड जो है इसी का शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस एंटर। कोई डाउट? क्लियर है? तो ये मार्कशीट बना लोगे ना ऐसे हूबहू? यस सर। सर जो बीच में वो नेम, क्या बीच में नेम ऑफ स्टूडेंट लिखा है, हाँ वो कैसे बीच में लिखा है? अरे ये सेंटर करते हैं ना, यहाँ से रोल नंबर भी तो लिखा हुआ है, रोल नंबर ये लेफ्ट, ये सेंटर, ये टॉप में चला जाएगा ऊपर, ये बॉटम में आ जाएगा, ये लेफ्ट में, ये राइट में, ये सेंटर और ये मिडल। कोई दिक्कत किसी को? अगर सपोज तो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द टोटल, हाउ कैन यू कैलकुलेट द टोटल? तो टोटल कैलकुलेट करने के लिए आप इक्वल टू, एक का कितना है 56 है ना पहले सब्जेक्ट में, 56 प्लस 62 प्लस 85 प्लस 24 प्लस 56। अब कुछ थ्योरेटिकल समझो, यहाँ पे 2 चीजें होती हैं, एक कांस्टेंट होता है और एक वेरिएबल होता है।
कोई जानता है कांस्टेंट किसको बोलते हैं, वेरिएबल किसको बोलते हैं? जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, चेंज ना हो, फिक्स वैल्यू। और जिसकी वैल्यू चेंजेबल होती है, वेरी करती है, बदलती है, उसको वेरिएबल बोलते हैं। तो अभी आपने फॉर्मूला में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, लिखा है ना, तो ये कांस्टेंट है। क्या है? ये कभी चेंज नहीं होगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है। अब मुझे दूसरे का निकालना है, तो मुझे फिर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अगर मैं सोचूं कि एक का निकाल कर नीचे खींच दूं, जैसे कल कर रहे थे हम, नहीं आएगा, क्योंकि उसमें आपने जो दिया है कांस्टेंट दिया है। ये कांस्टेंट है, स्थिरांक, ये बदलेगा थोड़ी, समझे? तो इस फॉर्म ऐसे में क्या करना पड़ेगा, आपको सब में जा जाकर ऐसे एक एक करके टोटल निकालना पड़ेगा। इज इक्वल टू 89 प्लस 65 प्लस 92 प्लस 83 प्लस, अगर 1000 लोग का होगा तो निकालते निकालते सर दर्द हो जाएगा। 1000 स्टूडेंट हो गए तो, है कि नहीं? यस सर। बोलो यस सर। तो हम क्या करें यहाँ पे, तो हम वेरिएबल का यूज करते हैं। देखिए वेरिएबल्स चेंज होते हैं। सेल एड्रेस C2 प्लस D2 प्लस E2 प्लस F2 प्लस G2, बस इतना ही करना है। तो ये C2 D2 E2 F2 G2 जो है, ये क्या है? ये एड्रेस ऑफ सेल है। किसी भी सेल का एड्रेस कैसे पता चलता है? जिस सेल का एड्रेस पता करना है उसका देखो कॉलम क्या है, C, रो कौन सा है, 2। इस सेल का एड्रेस क्या है, F, रो कौन सा है, 16। समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। समझे ना? तो हमने हर सेल का एड्रेस दिया है, इसका एड्रेस C2 है, C2 में D2 को जोड़ा, E2 को, F2 को, G2 जोड़ने के बाद एंटर कर दिया। अब इसका फायदा देखो क्या होता है कि अब ये चीज जो है, अब नीचे खींचूंगा, देखिए इसका टोटल आ गया अपने आप, एड्रेस अपने आप चेंज हो गया। चेंज हुआ। मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, C2 D2 लिखा था ना। यस सर। लेकिन नीचे खींचने के बाद देखिए अपने आप क्या हो गया, C3 D3 E3 F3 G3। चेंज हुआ कि नहीं हुआ? एक और इसमें विशेष बात क्या है कि जब आपने इस फॉर्मूला को नीचे खींचा ना, भाई ये G2 में ये जो ये ऊपर वाला फॉर्मूला देखिए, अब देखिए ये C2 में 2 क्या है, रो है, रो नंबर, और C क्या है, कॉलम है। क्लियर है ना? यस सर। C2 D2 E2 F2 में जो कैरेक्टर है वो कॉलम है, और जो नंबर है वो क्या है, रो है। एग्री? अब मैं इसको देखिए नीचे खींचूंगा, तो आप देख रहे हो, फिर अगेन जो 3 था वो बदल के क्या हो गया, 4। लेकिन क्या कैरेक्टर चेंज हो रहे हैं, कॉलम चेंज हो रहे हैं, C D E F G चेंज हो रहा है क्या? तो जब कभी भी कोई फॉर्मूला एक्सेल में ऐसे कॉलम में जब ड्रैग करते हो, कॉलम में, तो उस फॉर्मूला में जो एड्रेस होगा उसका कॉलम तो वही रहेगा, केवल रो चेंज होगा। केवल क्या चेंज होगा? अब मैं इसको नीचे तक खींच दे रहा हूं, देखिए ना, नीचे तक आते हैं, चलो और नीचे तक करते हैं। सीधे अंतिम तक देखिए, कॉलम चेंज हुआ है क्या, C D E, भाई जो कॉलम इसमें दिया हुआ वही कॉलम तो इसमें भी था, लेकिन रो चेंज हो गया ना। यहाँ 2 दिए थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है,
बदलते जा रहा है, एक एक बदलते जाएगा, रो बदलेगा। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि जब किसी फॉर्मूला को जब कॉलम में ऐसे खींचते हो ना तो रो चेंज होता है लेकिन कॉलम चेंज नहीं होता। आपके सामने है ना। अब देखिए यार यहाँ पे और अब यहाँ देखिए इस एड्रेस में सब में कॉलम वही है, रो खाली चेंज हुआ है। नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं आपको, यहाँ पे एक चीज ये नोटिस कराना चाह रहा हूं बच्चे लोग कि जब आप किसी फॉर्मूला को खींचते हो कॉलम में तो कॉलम वही रहता है, कॉलम चेंज नहीं होता, केवल रो चेंज होता है। क्या चेंज होता है? रो। ये बात याद रहेगी, 1000 बार फिट कर लो दिमाग में, 1000 बार फिट कर लो। जब फॉर्मूला को कॉलम में खींचते हैं तो फॉर्मूला के रोज चेंज होते हैं लेकिन कॉलम नहीं चेंज, कॉलम वही रहेगा। ठीक, अच्छा इस फॉर्मूला को ये समझ में आ गया ना फॉर्मूला। हम ऐसे इसको कुछ और दूसरे तरीके से करके दिखाते हैं। हम इसको करते हैं इज इक्वल टू, लिखते हैं सम, क्या लिखते हैं और देते हैं C2 कॉमा D2 कॉमा E2 कॉमा F2 कॉमा। सम एक रेडीमेड फॉर्मूला है, इसमें जितने भी सेल का एड्रेस दे दोगे, ठीक है, कॉमा दे देकर वो सबको जोड़ देगा। क्लियर? तो इससे भी आ जाएगा और इसको खींच दीजिए आप नीचे, अगेन उसमें एड्रेस बदलेगा। देखिए कॉलम तो वही है लेकिन रो बदल के 3 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ यार? लेकिन सोचो कि अगर मुझे ऐसे 5 सेल है ना, 1 2 3 4 5 को जोड़ना है तो 5 को तो मैंने कॉमा दे के लिख दिया, लेकिन मान लो अगर 10 सेलों को जोड़ना होता तो 10 बार लिखना पड़ता। यस सर। अगर 20 सेलों को जोड़ना होता तो 20 बार कॉमा कॉमा दे के लिखते। 50 सेलों को जोड़ना होता तो 50 बार कॉमा दे के लिखते। नहीं सर। पागल हो जाओगे। यस सर। अरे मैं नहीं बताऊं तो यही ना करना पड़ेगा तुमको। क्या नहीं सर? तो इससे बचने के लिए मैं क्या करूंगा, अगर एक सीध में अगर आपका है एड्रेस, एक सीध में, जैसे एक सीध का मतलब यहां से एक सीध में है ना G2 तक, यस सर। तो इक्वल टू सम, ठीक है, इक्वल टू सम। सबसे पहला सेल है मेरा जोड़ना है जो C2, तो भैया C2 को हाथ से भी लिख सकते हैं, या तो जो एरो बटन होगा ना लेफ्ट वाला, इसको दबाओ और C2 शिफ्ट दबा के, ये L के बगल में कोलन साइन होता है। कोलन का मतलब होता है से, कोलन का मतलब होता है से, वहां से मतलब C2 से कहां तक? G2 तक। जैसे G2 दिया अपने आप देखिए पूरा सेलेक्ट हो गया कि नहीं? ठीक है, आप चाहते तो यहां एक बार दबाते और शिफ्ट दबाकर जहां तक करना है वहां तक सेलेक्ट कर लेते हैं, तो भी देखिए C2 से G2 आ गया। सो जस्ट प्रेस द एंटर की, आ गया। तो आप कोई भी तरीके से कर सकते हो, आपकी मर्जी है बच्चे, ठीक है। और इसको नीचे ड्रैग कर दो। अगर इनकेस अगर ऐसा आ रहा है तो यहाँ पे ये इग्नोर एरर कर दो ताकि वो खड़ा वाला पॉइंट ना आए। कोई डाउट? इसी तरह एवरेज निकालना है, तो एवरेज मतलब क्या होता है? औसत। एवरेज मतलब औसत। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है औसत का? सम ऑफ ऑल एलिमेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब इन सबका सम। अब कितने हैं एलिमेंट, कितने मार्क्स है? 5 समझेगा? 5 से भाग दे देंगे।
10 सब्जेक्ट होते हैं तो 10 सब्जेक्ट का टोटल अपॉन 10, ऐसे एवरेज निकलता है। तो आसान फॉर्मूला, टोटल निकला हुआ है ना, हाँ, इज इक्वल टू टोटल अपॉन 5। लेकिन मान लो यार टोटल नहीं निकला होता, तब कैसे निकालते हैं? तब कैसे निकालते हैं? तब आप करते हैं इज इक्वल टू सम, इनको जोड़ देते हैं, सम अपॉन 5 करते हैं। ये भी तो काम करेगा कि नहीं करेगा? सिंपल मैथमेटिक्स, ठीक है। ये सब बताने का रीजन है कि आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये समझाना चाह रहा हूं कि आप खुद से भी फॉर्मूलाज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो भी आंसर आएगा। या तीसरा तरीका, एक्सेल ने आपको एक रेडीमेड फॉर्मूला दिया हुआ है, इज इक्वल टू एवरेज। देखिए आ गया, हाँ, एवरेज आ गया नंबर 1 पे। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, टैब बटन दबा दो कीबोर्ड से, अपने आप पूरा लिख जाएगा, ब्रैकेट भी आ जाएगा। सोचो एक्सेल आपका कितना ख्याल रख रहा है, हाँ, पूरा लिखने के भी नहीं, सामने आ गया, टैब दबा दो सेलेक्ट करके, ठीक है। अब जैसे सम में आपने एड्रेस दिया था वैसे इसमें दे दो, C2 से लेकर G2। कोई डाउट? एंटर, इसको नीचे खींचो, यहां डबल क्लिक कर देंगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। या ऐसे पकड़ के खींचोगे ऐसे तो भी आ जाएगा। क्या जरूरत है इतना खींचने की, डबल क्लिक कर दो ना यार, है कि नहीं? हाँ, परसेंटेज निकालना है तो भाई कितने सब्जेक्ट है? 5 सब्जेक्ट है। पांचों सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट 100 नंबर के हैं, देखो, और 2 सब्जेक्ट 150 के हैं। ऐसा हो सकता है ना? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। यानी टोटल कितने में से होगा परसेंटेज? 600 में से 600 में से निकलेगा ना। यस सर। 2 सब्जेक्ट 150 का है और 3 100 का है, तो 3 और 3 600। तो इसको 283 नंबर मिला है टोटल, कितने में से मिला है? 600 में से। तो परसेंट 600 में से निकलेगा ना बच्चे, इज इक्वल टू टोटल H2 सेलेक्ट कर लो या लिख लो, टाइप कर लो, मल्टीप्लाई 100। आपका भी अपना इंटर का, हाई स्कूल का आपने परसेंटेज निकाला होगा तो ऐसे ही निकाला होगा, जितना नंबर मिला है उसको मल्टीप्लाई 100 अपॉन 600। दो जीरो कैंसिल हो जाएगा। हाँ, इसको अगर मैं चाहता हूँ शॉर्टकट ऐसे भी तो लिख सकता था, H2 अपॉन 6। यस सर। हाँ, यस सर। शॉर्टकट ऐसे भी कर सकता हूँ या ऐसे भी कर लो। क्लियर? यस सर। तो कितना परसेंट मिला? ठीक है, ये यहाँ से डेसिमल बढ़ाना है या घटाना है आपकी मर्जी, नहीं चाहिए डेसिमल हटा दो, बढ़ाना है जितना पॉइंट बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं। क्लियर? यस सर। अब हमें निकालना है रिजल्ट। क्या निकालना है? पास और फेल। अब कौन बच्चा पास है कौन बच्चा फेल है ये कैसे तय होगा, बता सकते हो आप लोग मुझे? कैसे डिसाइड होगा कौन स्टूडेंट पास है कौन फेल है? सोच के बताओ। परसेंटेज से पता चलता है पास या फेल? यस सर। हाँ, यस सर। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को 60% मिला हो लेकिन उसने एक पेपर में एग्जाम ही नहीं दिया हो, यस सर। तो उसको पास मानोगे फेल मानोगे? फिर हो सकता है ना? यस सर। ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है सर।
भाई 600 नंबर के पेपर है, ठीक है, और लगभग 5 सब्जेक्ट में उसको फुल नंबर मिला है, लेकिन एक में वो एब्सेंट है, या एक सब्जेक्ट में उसको 10 नंबर ही मिला किसी रीजन से, या उसको नहीं आ रहा है या बीमार पड़ गया, तो उसका परसेंटेज तो 60 हो सकता है यार, ऐसा नहीं है। अब नहीं समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर, समझ रहे हैं। तो क्या परसेंटेज का निकलेगा? हर सब्जेक्ट चेक होना चाहिए ना, हर सब्जेक्ट का एक पासिंग नंबर है ना फिक्स। यस सर। हाँ, हर सब्जेक्ट का एक पासिंग नंबर निर्धारित है कि नहीं है? यस सर। तो अगर हर एक सब्जेक्ट में पासिंग नंबर से ज्यादा होगा तब तो पास है, नहीं तो फेल है। समझो इस चीज को, ऐसे कैसे कह सकते हो आप लोग? आप तो हम क्या करेंगे, हर एक सब्जेक्ट को चेक करेंगे, क्योंकि हर सब्जेक्ट का हमारा एक बॉर्डर लाइन है कि इतना नंबर मिलेगा तो ही पास कहलाओगे, नहीं तो फेल। ठीक है, परसेंटेज पे नहीं हो सकता बच्चे, समझ में आया ना क्यों? Yes, sir. तो परसेंटेज तो भैया 50% भी हो सकता है रिजल्ट, लेकिन एक विषय में फेल होगा या एब्सेंट होगा तो फेल माना जाएगा। यस सर। कैसे निकालेंगे रिजल्ट? तो एक दो चीजें हम समझते हैं। जैसे मान लो ये है मान, कितना है? 60। अब मेरे कॉलेज का नियम है कि भैया 60 से अधिक है तो पास हो, नहीं तो इज इक्वल टू इफ मार्क्स मेरा किसमें है? इस वाले खाने में, तो इसको चेक करेंगे ना। हाँ, या मैं यहां पे अभी कुछ नहीं लिखता हूं, यहां मैं कुछ नहीं लिखता हूं, इज इक्वल टू इफ। इसमें अगर ज्यादा मिला है, कितना? 60 से I14, इसका एड्रेस क्या है? I14, तो क्या होगा? पास। तो क्या होगा? पास, नहीं तो क्या होगा? ब्रैकेट क्लोज। अभी यहां क्या है? 0 है, कुछ नहीं है तो 0 है, तो क्या 0 60 से बड़ा हो सकता है? 0 ग्रेटर है 60 से, नहीं है ना? तो भाई पास आएगा या फेल आएगा, बताइए आप लोग? क्या आएगा? फेल आएगा यार। हमने कंडीशन क्या दिया है यहाँ पे कि अगर मार्क 60 से ज्यादा होगा तो पास आना चाहिए, अन्यथा अगर नहीं है तो अन्यथा फेल। अगर ये कंडीशन है, ये क्या है? ये एक कंडीशन है। अगर ये कंडीशन अगर ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू होगा तब तो ये आएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तब तो ये आएगा। मेरा कंडीशन फॉल्स हो रहा है ना, देखिए। अब जैसे कि यहाँ पे अगर मैं 65 लिख दूं तो नीचे क्या हो जाएगा? अगर मैं यहाँ 65 लिख दूं तो फिर ये क्या हो जाएगा? लेकिन जैसे ही मैं यहाँ 50 लिख दूं, क्या ये जादू लग रहा है क्या? सिंपल तो है, लॉजिक है। आपने लिखा है कि इस सेल की वैल्यू 60 से ज्यादा हो तो पास दिखाओ, नहीं तो फिर तो क्या 50-60 से ज्यादा है? हाँ, 50-60 से ज्यादा है? नहीं है, ज्यादा होता है क्या? सब बोल क्यों नहीं रहे हो? 75 ज्यादा हो गया? यही तर्क हम यहाँ यूज करके अपना रिजल्ट निकालेंगे। बशर्ते यहाँ पे है कि यहाँ पर तो एक ही को चेक कर रहे हो ना, यहाँ पे एक ही सेल को चेक करना है, लेकिन यहाँ पे क्या 5 सब्जेक्ट को चेक करना है, 5 सब्जेक्ट को चेक करना है, तो ये कैसे होगा? हमारी शर्त है कि इसमें भी पास हो, इसमें भी पास हो, इसमें भी पास हो, इसमें भी पास हो,
इसमें भी पास हो तो ही पास। सबका पासिंग नंबर है ना, यस सर। सबका पासिंग नंबर से ज्यादा हो तो पास, अगर किसी एक में भी पासिंग नंबर से कम है तो हमें मल्टीपल चेक करना है। तो यहां पे थोड़ा लॉजिक लगेगा, नेस्टेड इफ। अभी आपने जो इफ देखा ये सिंपल इफ था, अभी जो आप ये इफ देख रहे हो ना इसको हम बोलते हैं सिंपल इफ। ये कंडीशन चेक करके आपका रिजल्ट आ गया। लेकिन भैया हमें यहाँ सबको ट्रू करना है, सबको मैच कराना है कि पासिंग से ज्यादा है कि, तो नेस्टेड इफ लगेगा। क्या लगेगा? नेस्टेड इफ। द इफ इनसाइड इफ is called nested if। मतलब एक इफ लगा कंडीशन, फिर इफ कॉमा देके, फिर इफ कंडीशन। अब देखो ये एक इफ के अंदर एक इफ है ना, तो ये वाला इफ तभी चेक होगा जब ये ट्रू होगा। ये ट्रू होगा तभी इस पर जाएगा। अगर ये गलत है तो ये आगे बढ़ेगा ही नहीं, यहीं पे स्टॉप मार जाएगा, यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। समझ रहे हो? इफ के अंदर इफ, तो अंदर वाला इफ क्या हुआ? इनर इफ, और बाहर वाला इफ आउटर। तो if outer if is true, then inner if will check। अगर if outer is false तो inner will not check, अंदर चेक ही नहीं होगा, वो वहीं रुक जाएगा। समझ में आया? ये if का कंडीशन सही होगा, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है। तो ये कंडीशन अगर सही होगी तभी इस if पे जाएगा। अगर यही फॉल्स हो गया पहला ही, तो आगे नहीं बढ़ेगा, आगे यहीं पे रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। लिखा है मैंने। नेचर समझ में आ रहा है, उसका स्वभाव समझ में आ रहा है। इफ के अंदर इफ का मतलब है कि जब पहला इफ कंडीशन सही होगा तभी अंदर वाला इफ कंडीशन चेक होगा। अगर पहला वाला ही इफ कंडीशन फॉल्स हो गया तो अंदर का ही चेक करेगा, नहीं करेगा, वहीं रुक जाएगा। आई बात समझ में? हाँ, इतनी बात बैठी दिमाग में? सतीश, चिरंजीव, तो देखिए अब हम यहां चेक करते हैं। अभी आपको सब समझ में आएगा, पूरा लॉजिक इज इक्वल टू इफ। अब पहला सब्जेक्ट चेक करेंगे ना, तो पहला सब्जेक्ट हमारा क्या है? C2। पहला सब्जेक्ट C2। तो C2 का पासिंग नंबर कितना होना चाहिए बोला है? 35 बोला है। अरे ऊपर लिखा है यार, 35 पासिंग, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 है। तो अभी तो डिसाइड नहीं करना है ना, अगर इसमें पासिंग नंबर से ज्यादा होगा तो अभी तो आगे के भी तो सब्जेक्ट चेक करने हैं। तो हम बोलते हैं एक काम करो, अगला सब्जेक्ट चेक करो। D2 का पासिंग नंबर कितना होगा? 35 है। लेकिन मान लो अगर C2 में ही पहले 20 नंबर मिला है, तो C2 का मान कितना है? 20। तो क्या 20 35 से बड़ा है? कंडीशन फॉल्स हो गई, तो क्या अंदर वाले इफ पे जाएगा? मैंने अभी बताया, बोलना जाएगा? नहीं जाएगा। पहला ही गलत हो गया तो अंदर तो यार जब मेरे को पहले ही मालूम पड़ गया कि फेल है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं क्या है। लॉजिक समझे ना? तो पहला कंडीशन फॉल्स हो गया तो अंदर नहीं जाएगा, वहीं रुक जाएगा। लेकिन अगर पहला सही है, मान लो 56 है, सही है ना, तो D2 को चेक करेगा। अगर D2 भी सही होगा तो आगे बढ़ेगा, इफ E2 को चेक करेगा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 52 से। क्यों 52 से? क्योंकि उसका पासिंग नंबर 52 है। लेकिन अगर मान लो D2 में ही गलत, ये सही था, ये सही था, तो एक्सेल अंदर आया, लेकिन अंदर वाला गलत है, तो क्या इसके अंदर वाला चेक होगा?
नहीं। यहीं पे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा ना। बोलो, यस सर। समझ रहे हो ना मेरी बात? यस सर। कॉमा इफ, मान लेते हैं कि ये भी सही हो गया, तो अगले को चेक करेगा, F2 को, F2 को चेक करेगा ना, और F2 में भी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 52 होगा, तब तो आगे चेक करेगा। अभी और एक कराना है ना सब्जेक्ट, नहीं कराना है, G2 कराना है ना, यस सर। G2 इसका पासिंग नंबर है 35। अगर मान लो यहाँ पे अगर 52 से ज्यादा नहीं है, ये गलत हो गया, ये सही था, मान लो भैया ये सही था तो इसको चेक किया, ये भी सही था तो इसको चेक किया, ये भी सही था तो इसको, लेकिन ये गलत हो गया, ये कंडीशन गलत हो गया। तो क्या इसके अंदर वाला इफ चेक होगा? नहीं। नहीं। अभी बताया हो नेचर यहाँ पे, नहीं होगा। तो यहाँ पे स्टॉप कर जाएगा। बोलो। यस सर। लेकिन अगर ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसको चेक करेगा। हाँ, यस सर। अगर ये सही होगा, ये भी सही हो गया, तो ये पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा सही, पांचवा भी सही हो गया है। पांचों सब्जेक्ट सही है, मतलब पास है, पासिंग नंबर से ज्यादा है, इसका मतलब पास, इसका मतलब पास है कि नहीं? बोलो। लेकिन मान लो सब जगह तो हम पास होते चले आए, लेकिन आखिरी सब्जेक्ट में फेल था वो, आखिरी सब्जेक्ट में ये फेल था, ठीक, फेल था ना, तो ये चीज तो सही होने पे आएगी ना। पहला वाला पार्ट तब लिखते हैं जब ट्रू होता है, तब लिखा है देखो वैल्यू इफ ट्रू, तो ये तो फॉल्स हो गया। इसके फॉल्स होने पर अगर ये असत्य हो जा रहा है तो क्या होना चाहिए? कॉमा फेल, क्या होना चाहिए? फेल। समझ में आया? तो अब इसका तो हो गया, अंदर वाला इफ जो है, अंदर वाले इफ का तय हो गया। तो भैया इसका ब्रैकेट बंद कर दीजिए, देखिए अंदर वाले का ब्रैकेट कलर से देखिए बंद हो गया। लेकिन मान लो अगर मैं वहां से चेक करते आ रहा था, तो ये सही था, ये सही था, ये सही था, लेकिन ये वाला कंडीशन गलत हो गया। भाई ये सही है तो अंदर चेक कर रहा है, लेकिन अगर ये गलत हो गया तो क्या अंदर चेक करेगा? नहीं। तो ये यहां रुक जाएगा। तो रुकेगा तो क्या होगा? रुका तो उसका फेल, ये है। इसी तरह मान लेते हैं कि यहां पे ही गलत हो गया, तो अंदर चेक करेगा क्या? नहीं ना, रुकेगा ना यहाँ। इसका फेल, ये है। उसी तरह D2 में ही अगर फेल हो जाता है तो D2 को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना, यहीं रुक जाओ। इसका फेल, यार पहले ही सब्जेक्ट में अगर C2 में ही फेल है वो, तो D2 को चेक करने की जरूरत ही नहीं, अंदर जाएगा ही नहीं, यहीं रुक जाएगा। इसका ये फॉल्स हो गया ना, तो इसके फॉल्स होने पे क्या होगा? फेल। समझ में आया? 5 बार फेल क्यों लिखा है? हाँ, 5 सब्जेक्ट। 5 सब्जेक्ट है ना, कहीं यही फॉल्स मार गया तो आगे तो चेक नहीं करेगा। भाई ये सही होगा तब आगे बढ़ेगा, लेकिन ये नहीं है सही तो क्या होगा? फेल। 5 सब्जेक्ट, अब किसी में भी फेल हो सकता है, ये तो कोई सर्टेन है नहीं, हमें पता तो है नहीं कि 1 लाख बच्चे कौन कौन से सब्जेक्ट फेल है, हमें तो नहीं पता ना। तो हमने एक फॉर्मूला ऐसा बनाया, एंटर किया और इसको नीचे खींच दिया। अब देखिए जितने लोगों के पास फेल लिखा हुआ है, किसी न किसी सब्जेक्ट में उसके पासिंग नंबर से उनसे 1 नंबर कम होगा, जरूर उनको कम मिला होगा। चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, चेक कर सकते हैं। सही है? यस सर।